हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं आर ओ के पूर्वावलोकन अर्थात पीवाईक्यू इसकी कंप्लीट बुक को, और इसमें हम प्राचीन इतिहास का देख रहे हैं। और हमने जो पार्ट 1 देखा था उसमें हमने यहाँ तक कर लिया था, जैन एवं बौद्ध धर्म तक। और आज से हम देखने वाले हैं शैव एवं भागवत धर्म से शुरुआत करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट जितने भी प्राचीन इतिहास के टॉपिक बचे हैं उन सबको देख लेंगे। तो अभी हम आपको, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको क्वेश्चन ये सारे करा रहा हूँ, और साथ में ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस एक कोने में ये सभी के सभी जो है तथ्यात्मक नोट्स दे रखे हैं। ये बहुत अच्छा इन्होंने घटना चक्र वालों ने बना रखा है। और ये हमारे सारे जो पीवाईक्यूज हैं क्वेश्चन फॉर्म में, ये जब कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके बाद एक कंप्लीट वीडियो में मैं आपको सारे तथ्यात्मक नोट्स ही करा दूंगा, ठीक है। तो उसकी वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है कि मैं ये छोड़ते हुए भी क्यों चल रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग इसको पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं। बाकी या अगर आपको वीडियो देखना तो मैं एक वीडियो इस एक के बाद अगली वीडियो आपको इसी की प्रोवाइड करूंगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट वाइज आपको तथ्यात्मक नोट्स भी मिल जाएंगे, तो ताकि आपकी बाकी भी एक्स्ट्रा वाली इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं शैव एवं भागवत धर्म को। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि नैनार कौन थे। ऑप्शन में है शैव, वैष्णव, शाक्त और शौर्योपासक। तो इसका जो सही जवाब है वो शैव थे। दक्षिण में 2 प्रकार के संत हुए, नैनार और अलवार। तो नैनार जो थे वो शैव भक्त थे और अलवार वैष्णव भक्त या विष्णु के भक्त थे। व्याख्या देखते हैं कि पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में 2 संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले भक्त अलवार के संत कहलाए और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त नैनार संत कहलाए। उन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया और जाति प्रथा और इसकी कठोरता का विरोध किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर उन्होंने वही पूछा, नैनार कौन थे, बार बार पूछा जाता है, तो ये आपको पता है कि शैव धर्म अनुयायी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के कितने रूपों की बात की गई है, ठीक है। तो ऑप्शन में है 7, 8, 9, 10। तो भागवत संप्रदाय में आपको पता है कि आप लोगों ने अगर हिंदू पौराणिक कथाएं वगैरह सुनी होगी तो उसमें नवधा भक्ति की बात की जाती, तो नवधा से ही 9 लिए गए, यानी कि 9 प्रकार की भक्ति मानी गई है, ठीक है। चलिए ये व्याख्या में वही चीज़ लिखी गई कि भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति अर्थात भक्ति के 9 रूपों की बात की गई। अगला क्वेश्चन है कि बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था, ठीक है। पुष्कलावती, तक्षशिला, साकल और मथुरा। तो बेसनगर अभिलेख में जो हेलियोडोरस था वो तक्षशिला का निवासी था। तक्षशिला वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। ऑप्शन देखते हैं कि भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर जो है वो स्मारक विदिशा, जो कि वेशनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन शासक एंडियाल कीट्स का राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत अर्थात वासुदेव को देव अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें कि ये तक्षशिला का यवन शासक था, उसका राजदूत था हेलियोडोरस, और इसने भागवत धर्म अपना लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया गया है। तो इसमें कच्छप, मत्स्य, वराह या नरसिंह भगवान विष्णु के जो टोटल 10 अवतार हुए हैं, इसमें से आपको बताना सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए किस में दिखाया गया, तो ये वराह अवतार में दिखाया गया है, ठीक है। वराह अवतार आपको पता होगा। व्याख्या देखते हैं कि भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह रूप धारण किया था तथा उसके चंगुल से पृथ्वी को छुड़ाया था। पौराणिक चित्रों में वराह भगवान पृथ्वी को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर निकालते हुए दिखाए गए हैं। ये सारा भी स्टेटमेंट में पूछा जा सकता, तो जो भी मैं व्याख्या पढ़ता हूँ वो आप ध्यान से सुना करिए या ध्यान से देखा पढ़ा करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। ऑप्शन है भगवान राम के, भगवान विष्णु के, भगवान जगन्नाथ या भगवान शिव के। तो पुरी की रथ यात्रा आप सबको पता होगा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया में ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ मतलब भगवान कृष्ण को बोलते थे, इनके सम्मान में निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन है कि राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा खारवेल का हाथी गुम्बा अभिलेख। खारवेल का जो हाथी गुम्बा अभिलेख है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये राजा नंद की बात करती है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी जो राजा हुआ था वह खारवेल था। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत है इसका हाथी गुम्बा अभिलेख। इसमें नंदवंशी शासक महापद्मानंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख भी किया गया है, अर्थात यह नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखी साक्ष्य। इस अभिलेख में जैन भिक्षुओं को ग्राम दान में दिए जाने का उल्लेख है। साथ ही
इस अभिलेख से यह भी पता चलता है कि खारवेल ने दक्षिण के 3 राज्यों चोल, चेर और पांड्यों को पराजित किया था। ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस अभिलेख में खारवेल ने दक्षिण के चोल, चेर और पांड्य राज्यों को पराजित किया था, तो वो भी हाथीकुंपा अभिलेख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता? अपरो परशुराम के नाम से कौन जाना जाता? ऑप्शन है बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक या महापद्मानंद। तो अपरो परशुराम के नाम से महापद्मानंद जाना जाता है। ठीक है। व्याख्या है कि मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का शासक स्थापित हुआ और नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद अथवा उग्रसेन था। पुराणों में महापद्मानंद को सर्वछत्रांतक और अपरो परशुराम कहा गया है। तो ये इस बार जैसे अपरो परशुराम पूछा गया था, तो अब सर्व छत्रांतक भी पूछा जा सकता किसको कहा गया था, तो ये महापद्मानंद को। ठीक है। तो यहाँ से हमारा अब शुरू होता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दिशा वाला चैप्टर। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में था? तो जीवक जो था वो बिंबिसार के दरबार में था। ये आप ऐसे ही याद कर लेंगे, आपको पता भी होगा। जीवक बिंबिसार के दरबार में था। इसकी व्याख्या देखते हैं कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। राजा के दरबार में जो भी फेमस लोग होते थे वो किसी भी क्षेत्र से हों तो उन पर अक्सर सवाल बनते रहते हैं। ठीक है। तो आपको याद रखना, जीवक बिंबिसार के दरबार में था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रत्योत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। और बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था, जो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। बिंबिसार का आपको वंश से याद रखना हर्यक था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये कुछ राज्य और राजधानियां दी गई हैं, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। अंग की राजधानी चंपा, कौशल का अहिच्छन्न और वत्स का कौशाम्बी और मत्स्य का विराटनगर। ये जो भी 16 महाजनपद थे उन 16 की राजधानी और वर्तमान में उनकी लोकेशन क्या है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, आप उनको अच्छे से कर लेंगे। ठीक है। खैर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौशल का अहिच्छन्न, क्योंकि कौशल महाजनपद की राजधानी साकेत और श्रावस्ती थी, जैसा कि व्याख्या में लिखा हुआ है, ना कि अहिच्छन्न। ठीक है। और अहिच्छन्न जो है वो उत्तरी पांचाल की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। ठीक है। बाकी सभी के सभी विकल्प सही है कि अंग की राजधानी चंपा है, वत्स की कौशाम्बी और मत्स्य की विराटनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपा किस महाजनपद की राजधानी है? तो चंपा अभी हमने ऊपर देखा, चंपा जो है वो अंग की राजधानी है। अंग कहाँ पड़ता है? ये बिहार में वर्तमान में पड़ता है। और व्याख्या देखते हैं कि बिहार के वर्तमान भागलपुर और मुंगेर जिले अंग महाजनपद के में आते हैं। ठीक है। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का नाम मालिनी प्राप्त होता है। दीर्घ निकाय के अनुसार, दीर्घ निकाय क्या है? इसे विज्ञान ग्रंथ है। इस नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी, यह भी पूछा जा सकता है। ठीक है। अंग की जो योजना है वो महागोविंद ने बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये दिया हुआ है राजा, और ये कहाँ के राजा थे? ये काम्बोज, अस्मक, सूरसेन, कौशल। ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है सूरसेन, सूरसेन कौशाम्बी का राजा था, ये गलत है, बाकी सभी के सभी सही हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इसकी व्याख्या में ये है कि सूरसेन जो है वो मथुरा का राजा था, ना कि श्रावस्ती का। और बाकी सभी सही हैं कि कंबोज जो था वो राजपुर या हाटक का राजा था। अस्मक पोतन या पोटिल का राजा था, और सूरसेन मथुरा हो गया। कौशल जो थे वो साकेत श्रावस्ती के राजा थे। अगला देखते हैं कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 जनपद में से कितने महाजनपद? तो आरओ के लिए और यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान यूपी में आपको याद रखना है कि 16 में से 8 महाजनपद यूपी में ही पड़ते हैं। ठीक है। ये 8 कौन कौन से हैं आप व्याख्या में देख लें। कुरु ये जो पश्चिमी यूपी वाला इलाका है, हस्तिनापुर वाला, कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल। ये 8 के 8 आपको नाम भी याद रखना, ये यूपी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम यूनानी आक्रमण पे आ गए हैं, और यूनानी आक्रमण की अगर बात करें तो इसमें स्टेटमेंट वाइज है। पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। स्टेटमेंट एक कहता है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा है उसकी फौज बेहतर थी। तीसरा है उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी, और वह एक अच्छा प्रशासक था। ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है ये गलत है, क्योंकि ये प्रशासक कहता था, उसकी सैनिक सफलता का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। इसके अलावा ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक है। यही बात व्याख्या में भी लिखी हुई है कि सिकंदर की पश्चिमोत्तर भारत में सफलता के उपयुक्त कारणों में से प्रथम 3 सत्ती। डॉक्टर हेमचंद्र रायचौधरी ने उस समय यहाँ 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है। तात्पर्य है कि उस समय पश्चिमोत्तर भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना
निसंदेह श्रेष्ठ थी। आम्भी जैसे तमाम देशद्रोही भारतीय शासकों ने उसे सहयोग दिया, तथापि भारत की विजय में उसके अच्छे प्रशासक होने का कोई योगदान नहीं है। ये आप याद रखेंगे। अगला है कि उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। तो ये आप सबने कहानी पढ़ी होगी कि पोरस पुरु जो था उसको सिकंदर ने झेलम नदी के किनारे हराया था। ठीक है, इसकी व्याख्या है कि पुरु या पोरस का राज्य झेलम और चिनाब नदी के बीच बसा हुआ था। सिकंदर झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित करता है, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर वह उसे अपना मित्र बना लेता है और उसे अपना राज्य और उसके कुछ इलाके भी दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम मौर्य साम्राज्य पे आ गए हैं और इसका पहला क्वेश्चन है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह कहाँ से हमें प्रमाण मिलता है। तो ये एकदम सा सिंपल था, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, क्योंकि रुद्रदामन ही का जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है। ठीक है, बाकी सभी से इसका उल्लेख नहीं मिलता है। व्याख्या देखते हैं कि रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में आनर्त और सौराष्ट्र, ठीक है, आनर्त और सौराष्ट्र प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई हेतु बांध बनाने का उल्लेख मिलता है, जिससे सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में सम्राट अशोकों के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली है। तो ये मिली है कालशी में। हालांकि ये उत्तराखंड के आर का सवाल है। इसी तरह अगर उत्तर प्रदेश में कुछ मिला है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि कालसी उत्तराखंड व्याख्या है। कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। यहाँ से अशोक का शिलालेख मिला है, इसलिए कालसी का ऐतिहासिक महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टालेमी फिलाडेल्फस तुर्मय जिसके साथ अशोक के राजनीतिक संबंध या राजनयिक संबंध थे, यह कहाँ का था। तो ये जो था वो मिस्र का निवासी था। ठीक है, व्याख्या देखते हैं कि मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से अज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं अंतियोक, जिसको एंटियोकस सेकंड कहते हैं, ये सीरिया का शासक था। तुर्मय या तुलमय इसको हम टालेमी फिलाडेल्फस का या मिस्र का राजा कहते हैं। अंतकिनी या निकेनी या एंटिगोसस गोनातास मकदूनिया का राजा था। मग जो है वो साइरीन का शासक था। ठीक है, और अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर एम्पायरिस एपेरिस का राजा। इन 5 के साथ अशोक के मैत्रीपूर्ण संबंध थे, आप इसको याद कर लेंगे। यहाँ पे आप देख लेंगे कौन सा कहाँ का राजा था, ये जरूर याद करेंगे, क्योंकि इस बार अगर टालेमी को पूछा गया तो इन बाकी चारों को भी नेक्स्ट टाइम पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। तो अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, मेगस्थनीद की इंडिका या वायु पुराण। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मेगस्थनीद ने अपनी जो इंडिका लिखी है उसमें उसने ऐसा कहा है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं कि मेगस्थनीद ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा है। ये भी सवाल आ जाता है कई बार कि मेगस्थनीद भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा, तो 7 भागों में। वे 7 भाग कौन थे। पहला दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। मेगस्थनीद भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। उसके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था। अगला क्वेश्चन है कि इंडिका का मूल लेखक कौन था। तो ये अभी हमने ऊपर देखा, इंडिका का मूल लेखक कौन था, मेगस्थनीज की इंडिका है। तो मेगस्थनीज ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है। तो पुनर्विवाह वर्जित है ऐसी बात किसमें कही गई। जातक में, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य के आस्था। तो ऐसा कहा गया मनुस्मृति में। व्याख्या देखते हैं कि मनुस्मृति में उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, ठीक है, जिसको विदुर कहते हैं, वह तो पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा स्त्री जिसका पति मर गया वो पुनर्विवाह नहीं कर सकती है। तो इसमें महिलाओं के साथ थोड़ा सा भेदभाव जैसी बात कही लग रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मिलान करने की सूची और ये राज्य दिए हुए हैं। ठीक है, और इनको किस नाम से जाना जाता है तो ये आपको मिलाना है। तो चंद्रगुप्त को किस नाम से जानते हैं। तो चंद्रगुप्त को आपको पता है सेंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जानते हैं। अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं और चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से। और इस हिसाब से देखें तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाता है। व्याख्या देखते हैं कि यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। सेंड्रोकोटस इनको किसने कहा, यूनानी लेखकों ने। विलियम जोस ने सर्वप्रथम सेंड्रोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों में उल्लिखित चंद्रगुप्त मौर्य से की। तो सेंड्रोकोटस इनको कहा गया, ऐसा किसने खोजा, विलियम जोन्स ने। यह पहचान भारतीय इतिहास के तिथिक्रम की आधारशिला भी बन गई। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेडीज कहा है। विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेडीज का संस्कृत रूप है अमित्रघात। अमित्रघात का मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रु संहारक जिसको कहते हैं। ठीक है, और मौर्य साम्राज्य अशोक को प्रियदर्शी संबोधित किया गया, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य का एक नाम विष्णुगुप्त था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ईसवी सन की पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किस शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। तो ऑप्शन है पद्मानंद, महापद्मानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या रुद्रदमन। तो इसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं और अशोक हैं, इन लोगों ने
गिरनार के क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था पर ध्यान दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 और 3। व्याख्या देखते हैं कि ईस्वी सन की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। गिरनार क्षेत्र में, ठीक है, क्षेत्र आपको जरूर याद रखना। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई और अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में नहरें खुदवाई। शक शासक रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का उल्लेख मिलता है। रुद्रदमन ने इस झील की मरम्मत कराई थी। चूंकि रुद्रदमन का यह कार्य 2री शताब्दी का था, अतः उत्तर में ईसा सन के पूर्व की शताब्दियों के संदर्भ में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का नाम ही रहेगा। ठीक है, आप क्वेश्चन देखें और इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ईसा पूर्व की बात की जा रही है, इसलिए ये दोनों रहेंगे। अगर ये बाद ईसवी के बाद की बात रहती तो रुद्रदमन भी आ जाता, इसने भी नहरों का काम किया था। ठीक है, अतः उत्तर में ईसवी सन के पूर्व की शताब्दियों के संदर्भ में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का नाम रहेगा। इस प्रकार यद्यपि शक शासक रुद्रदमन का नाम भी गिरनार क्षेत्र में जल संबंध व्यवस्था से जुड़ा है, किंतु इसका समय ईसवी सन के बाद का है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। नेक्स्ट देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को किस वर्ष पराजित किया था। तो ये आरो में वर्ष वगैरह भी पूछ लेता है। तो इसमें जो 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। ठीक है, ईसवी नहीं, ईसा पूर्व। तो चंद्रगुप्त मौर्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के प्रशासक सेलुकस की आक्रमणकारी सेना को लगभग 305 ईस्वी में पराजित किया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा मौर्य काल कंप्लीट होता है। अब इसमें हम मौर्योत्तर काल पे आ गए हैं। तो मौर्योत्तर काल में हमारा पहला प्रश्न है कि शक संवत का आरंभ कब से कब किया गया। ऑप्शन है 58 ईस्वी, 78 ईस्वी, 320 ईस्वी, 606 ईस्वी। ठीक है, तो जो शक संवत का आरंभ है वो 78 ईस्वी में किया गया। ठीक है, व्याख्या देखते हैं कि जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी जिन्होंने कि 57 ईसा पूर्व में हुए, इनके उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवतों में शकों ने पराजित कर इस उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। तो शक संवत किसने चलाया था? विक्रमादित्य ने। ठीक है, इस प्रकार इसकी प्रारंभिक तिथि 135 से 57 घटा दी जाए तो 78 ईस्वी मानी जाती है। अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना है। ठीक है, तो इसका जो प्रवर्तक है वो कनिष्क माना जाता है, विक्रमादित्य ने नहीं। विक्रमादित्य ने विक्रम संवत चलाया। तो जो शक संवत है, जो हम लोग मतलब जो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग जिसको बोलते हैं, वो भी शक संवत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विक्रम एवं शक संवतों के बीच कितना अंतर है। तो हमने अभी ऊपर देखा, तो इन दोनों के बीच 135 वर्ष का अंतर है, विक्रम एवं शक संवत। अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करें, जो हमारा जनवरी फरवरी वाला होता है, जो 2024 चल रहा है, मैं आपको बता दूं तो 2024 जो हमारा इसको ये अंग्रेज कैलेंडर है, इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। अगर इसमें हम 57 जोड़ देते हैं, ठीक है, आप इसको कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, अगर इसमें हम 57 जोड़ देते हैं तो जो नेक्स्ट बन के आता है तो वो आएगा विक्रम संवत। लेकिन अगर हम 2024 में से 78 घटा देते हैं तो जो आएगा वो क्या बचेगा? वो हो जाएगा शक संवत। इतना आपको सिर्फ याद रखना। इसीलिए जब इस सवाल में अंतर पूछा गया तो अब तो 135 साल का अंतर है। क्यों? क्योंकि 2024 चल रहा है और इधर 57 जोड़ा जाएगा, 57 और 78 को फिर जोड़ना पड़ेगा, तब जो अंतर आएगा वही इतना बनेगा। ठीक है, देख लेते हैं, इसमें 135 वर्ष का अंतर आएगा। व्याख्या देखते हैं कि वर्तमान में तिथि और एवं वर्ष प्रयोग के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग किया गया। ये सारी वही बातें लिखी गई जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है ना, तो इसमें ऑप्शन बी और सी दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि मौर्य वंश और कुषाण वंश इन दोनों की सीमाएं भारत से बाहर फैली हुई थी। व्याख्या देखते हैं कैसे कि मौर्य साम्राज्य की सीमाएं अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से को शामिल करते हुए हिंदुकुश पर्वत तक फैली थी। इसके पश्चात जो कुषाण वंश आया, कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक विस्तृत थीं। कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन था? कनिष्क था, आपको सबको पता होगा, जिसकी सीमाएं उत्तर के चीन के तुर्फान एवं कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत एवं पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक विस्तृत थे। तो कनिष्क की भी सीमाएं खूब सारी विस्तृत थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश कौन है। तो ऑप्शन है चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट और सातवाहन। तो इसमें आपको पता होगा कि सातवाहन वंश बहुत पुराना है। व्याख्या देखते हैं कि उपर्युक्त राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश सातवाहन है। इस वंश के संस्थापक सिमुक्त, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? सिमुक्त का कुछ स्रोतों के अनुसार लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। कुछ स्रोतों में से कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा का समकालीन यानी कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी 60 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शासकों में से इसके लिए एका ब्राह्मण का शब्द का उपयोग हुआ। एका ब्राह्मण, तो ऑप्शन है पुष्यमित्र, खारवेल, गौतमी पुत्र सतकर्णी या सुशर्मन।
तो एका ब्राह्मण का उपयोग गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए हुआ। ये भी कौन था? सातवाहन शासक था। व्याख्या देखते हैं कि सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी को उसकी मां गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया है, जिसका तात्पर्य होता है अद्वितीय ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो आंध्र सातवाहन वंश की सबसे लंबी जो सूची है वो मत्स्य पुराण में मिलती है। ये आप याद रखेंगे, इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। व्याख्या इसकी क्या है कि पुराणों में कुल 30 या 31 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें से सबसे लंबी सूची 30 राजाओं की मत्स्य पुराण में मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें कथन और कारण वाला है कि सातवाहन काल में संस्कृत के साथ साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। कारण है कि सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत और अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और इसकी व्याख्या भी ये सही कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, काफ़ी लंबी सी व्याख्या है कि सातवाहन नरेश स्वयं विद्वान, विधा प्रेमी तथा विद्वानों के आश्रयदाता थे। हाल नामक राजा ने गाथा सप्तशती नामक प्राकृतक हाल ने गाथा सप्तशती लिखा। यह भी पूछा जा सकता है। प्राकृत भाषा में श्रृंगार रस प्रधान गीत काव्य की रचना की। राजा हाल के दरबार में गुणाढ़ तथा सरमन जैसे उच्च कोटि के विद्वान निवास करते थे। गुणाढ़ ने क्या लिखा? बृहत कथा और ग्रंथ 85 प्राकृत भाषा में लिखा गया है। यह सर्ववर्मन ने कातंत्र नाम की संस्कृत व्याकरण की रचना की। कन्हेरी के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि एक सातवाहन रानी संस्कृत का प्रयोग करती थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि सातवाहन युग में संस्कृत एवं प्राकृत भाषाओं का विकास हुआ तथा सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? कनिष्क के रबतक अभिलेख में किसका उल्लेख नहीं है? तो इसमें श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है। व्याख्या देखते हैं कि रबतक अभिलेख अफगानिस्तान में सुर्ख कोटल के निकट रबतक नामक स्थान से वर्ष 1993 में प्राप्त किए गए थे। ये ग्रीक लिपि तथा बैक्ट्रियन भाषा में लिखे गए हैं। ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क से संबंधित है। इस अभिलेख में 4 शहरों के नाम उल्लिखित हैं, जो हैं साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, श्री चंपा। ठीक है, तो आपको ओवरऑल इतना याद रखना, रबतक अभिलेख जो है इसमें अफगानिस्तान में पड़ता है। ये लोकेशन ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, और इसमें श्रावस्ती का जिक्र नहीं, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा का जिक्र है। और इसके अलावा एक जो जिक्र है वो साकेत का जिक्र है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल हमारा 9वां नंबर है। ये शासक के नाम लिखे हैं और आपको इनसे मिलान करना है ये कौन से शासक थे। ठीक है, तो इसमें जो डिमेट्रियस की बात होती है, डिमेट्रियस जो है वो हिंद यूनानी शासक है। ठीक है, और रुद्रदामन जो है ये तो आप सबको पता है कि रुद्रदामन एक शक शासक था। और गोंडोफर्नीज जो है, गोंडोफर्नीज ये पहला शासक था। और विम जो है वो कुषाण था, विमकुट के कुषाण वंश के शासक थे। और इस लिहाज से देखें तो ऑप्शन सी सही हो जाता है। यही चीज़ यहाँ पे दी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 10वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें अभिलेख और शासक दिया है नासिक गौतमीपुत्र, हाथीगुम्पा खारवेल, और ऊपर है भीतरी पुलकेशिन द्वितीय, गिरनार रुद्रदामन प्रथम। तो इसमें जो भीतरी का अभिलेख है वो आपको याद रखना, ये गलत दिया हुआ है और यही सही हो जाएगा। ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित नहीं है। व्याख्या देखते हैं कि गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसके विषय में इसकी सूचना इसकी मां गौतमी बलश्री के नासिक प्रशस्ति से प्राप्त होती। उदयगिरी पहाड़ी की हाथीगुम्पा खारवेल का बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ। इसमें खारवेल की बचपन, शिक्षा, दीक्षा, राज्याभिषेक और राजा होने के बाद की 13 वर्षों तक के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। भीतरी स्तंभ लेख का संबंध शासक स्कंदगुप्त से है। ठीक है, भीतरी स्तंभ का संबंध किससे है? स्कंदगुप्त से है। ठीक है, ना कि पुलकेशिन द्वितीय से। जबकि जो पुलकेशिन द्वितीय है इसका संबंध जो है वो ऐहोल अभिलेख से है, जो कि एक प्रशस्ति के रूप में है तथा इसकी भाषा संस्कृत है। जूनागढ़ के रुद्रदमन प्रथम का शक संवत का अभिलेख प्राप्त होता है। यह प्रशस्ति के रूप में है। इसमें उसकी विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतियों का विवरण प्राप्त होता है। तो ये हमारा मौर्योत्तर काल हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल को। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, दारा सिकोह। तो आपको पता है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले उल्लेख पर जहांगीर का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के सांविधिक सचिव हरिशेण ने की थी। कनिंगम के अनुसार यह लेख मूलतः कौशाम्बी में खुदवाया गया था और अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगाकर इलाहाबाद प्रयागराज के किले में स्थापित करवाया था। इस पर जहांगीर का एक लेख, रानी का अभिलेख और अशोक द्वारा कौशाम्बी के महापात्रों को संघ भेद रोकने के संबंध में निर्देश भी उत्कीर्ण हैं। ठीक है,
अगला है कि शक विजेता किसे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, ऑप्शन में क्या चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। तो आपको पता है कि शक विजेता जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है, इन्हीं को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं और इन्होंने यह उपाधि शकों को पराजित करने के बाद ही ली थी। ठीक है, व्याख्या देखते हैं कि गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को शक विजेता कहा जाता है। पश्चिम भारत का अंतिम शक शासक रुद्र सिंह से थर्ड को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने परास्त कर पश्चिमी भारत से शक सत्ता का उन्मूलन कर दिया था और शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि शकादी भी है। इस उपलक्ष्य में उन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। ठीक, ये आपको याद रखना, शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट देखते हैं कि रजत सिक्के या चांदी के सिक्के चलाने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। अभी हमने ऊपर देखा ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इन्होंने शकों को हराने के बाद चलाया था। ठीक है, व्याख्या कि रजत सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य था, जिसको गुप्त काल में रुपयक कहा जाता था। रुपयक किसको कहते थे, चांदी के सिक्कों। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुकरण पर रजत मुद्राओं को उत्कीर्ण करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है। तो गुप्त काल में रजत मुद्रा को हमने देखा क्या कहते, रुपयक, और सोने की मुद्रा को दीनार कहते थे। ठीक है, व्याख्या देखते हैं कि गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था, रजत सिक्कों को गुप्त काल में रुपयक कहा जाता था। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, अभी हमने देखा ऊपर। नेक्स्ट है कि मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, रामगुप्त या कुमारगुप्त फर्स्ट। तो जो इस मंदसौर का प्रशस्ति स्तंभ है वो कुमारगुप्त फर्स्ट के बारे में जानकारी देता है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लेते हैं कि कुमारगुप्त का समकालीन वत्स भट्ट एक स्थानीय कवि था, उसने मालवा में मंदसौर प्रशस्ति की रचना की थी। मंदसौर कहाँ है, मालवा में, आप याद रखेंगे मालवा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। मंदसौर जो प्रशस्ति है कुमारगुप्त फर्स्ट की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है। इस प्रशस्ति में तंतुवाय श्रेणी संगठन का वर्णन किया गया है, साथ ही सूर्य मंदिर के वर्णन से उस नगर में प्रचलित सूर्योपासना की धार्मिक भावना तथा मालवा में प्रचलित शिखर युक्त प्राचीन मंदिरों की वस्तुगत विशेषताओं का भी निरूपण मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरी शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था। तो तांबे के बर्तनों के लिए, स्वर्ण आभूषण के लिए, लोहे के उपकरण या हाथी दांत के लिए। तो तीसरी शताब्दी में जो वारंगल है ये लोहे के यंत्रों एवं उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है। वारंगल कहाँ पड़ता है, तेलंगाना में वर्तमान में। ठीक है, याद रखेंगे आप। इसकी व्याख्या है कि तीसरी शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों के लिए प्रसिद्ध था। वारंगल में अगरिया लोग बड़ी संख्या में रहते थे और लोहे के यंत्र एवं उपकरण बनाना अगरिया लोगों का परंपरागत व्यवसाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग के आविष्कारक कौन थे। तो आप सबको पता है योग के आविष्कारक पतंजलि थे। इसकी व्याख्या देखते हैं कि महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। यद्यपि भारतीय परंपरा में योग साधना का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। उपनिषद, महाभारत, भगवद गीता, जैन एवं बौद्ध मतों से योग संबंधी क्रियाओं के विवेचन प्राप्त होते, किंतु सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने ही सुसंबद्ध दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग का विवेचन किया था, इसलिए उन्हें योग दर्शन का प्रणेता कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि मीमांसा के प्रणेता कौन थे। अब हम दर्शन वगैरह देख रहे हैं तो कणाद, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जैमिनी। तो मीमांसा के प्रणेता जो है वो जैमिनी थे, ऋषि जैमिनी। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि मीमांसा दर्शन को 2 भागों में बांटा गया, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के प्रणेता जैमिनी थे, जबकि उत्तर मीमांसा के प्रणेता बादरायण थे। ठीक है, आप यहाँ पे अगर केवल मीमांसा आएगा तो आप जैमिनी लगाएंगे और उत्तर और पूर्व की बात कर देंगे तो पूर्व के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बादरायण। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ हमारे आचार्य दिए गए और इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए गए वो आपको मिलाना है। तो वल्लभाचार्य ने जो है वो पुष्टि मार्ग दिया था। ठीक है, पुष्टि मार्ग, इसको शुद्धाद्वैत भी बोलते हैं। रामानुज ने विशिष्ट अद्वैत दिया था, मध्वाचार्य ने द्वैतवाद दिया था और शंकर ने अद्वैत दिया था, ये आपको पता है। यही चीज यहाँ व्याख्या में दी गई, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, हर्षवर्धन या मिहिरभोज। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी। ठीक है, व्याख्या देखते हैं कि अग्निकुल के राजपूतों का सर्वाधिक प्रसिद्ध वंश प्रतिहार वंश था। गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में इसे गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से जाना जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था और इसका सन आप लगभग याद रखेंगे 700 से 800 के बीच में था। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि इसने म्लेच्छ शासक की विशाल सेना को नष्ट कर दिया था, जो संभवतः सिंध का अरब शासक था। इस प्रकार नागभट्ट ने अरबों के आक्रमण से पश्चिम भारत की रक्षा की थी। ये व्याख्या दी रहती ताकि आपको उससे संबंधित सारी डिटेल्स पता हो जाए एक ही साथ में। ठीक है, तो आपको गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, नागभट्ट प्रथम, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन ने, हम सम्राट हर्षवर्धन पे आ गए हैं। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो कहाँ पे किया था, आपको पता होगा कन्नौज और प्रयागराज में किया था। प्रयागराज में प्रत्येक 5 वर्ष करते थे और कन्नौज के लिए राजा ही थे। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं कि अन्य धर्मों की अपेक्षा महान संप्रदाय
बौद्ध धर्म। तो आपको याद रखना है कि हर्ष जो था वो बौद्ध धर्म का तो अनुयायी था ही, लेकिन बौद्ध धर्म के अंदर ही वो महायान संप्रदाय को मानता था। ठीक है, कभी कभी डीप में जाके ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसकी उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए किसकी, महान संप्रदाय की, हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्म एवं संप्रदायों के आचार्यों की विशाल सभा बुलवाई। चीनी साक्ष्यों के अनुसार, क्योंकि हर्ष के बारे में वेन्सान वगैरह ने अच्छा लिखा है, इस सभा में 20 देशों के राजा अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मणों, श्रमिकों, सैनिकों, राजपुरुषों आदि के साथ उपस्थित हुए थे। इस सभा की अध्यक्षता वेन्सान ने की थी। साथ ही हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि महामोक्ष परिषद का संबंध किससे है, तो वो हर्षवर्धन से था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने हमने ऊपर देखा किसको पराजित किया, शकों को। हूणों को किसने पराजित किया, स्कंदगुप्त ने। लेकिन इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, अभी हमने ऊपर देखा कि स्कंदगुप्त से संबंधित अभिलेख कौन था, भीतरी स्तंभलेख, भीतरी गुफा का स्तंभलेख। तो ये वाला सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में, तो आप ये यूपी के आरओ के लिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो भीतरी स्तंभलेख है यूपी में पड़ता है। यूपी में भी कहाँ, गाजीपुर जिले में। ठीक है, गाजीपुर जिले के सैदरपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान से भीतरी स्तंभलेख मिलता है। इसमें हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। उल्लेखनीय है कि हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था, जिसमें वे स्कंदगुप्त से बुरी तरह पराजित हुए थे। यहाँ पे अब हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, विदेशी यात्री कौन भारत में कब आया था, इस बारे में ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं। फायान, इसका वो काल लिखा हुआ, वेन्सान, इत्सिंग और अल-मसूदी, इन सबका भ्रमण काल लिखा हुआ। ये 2021 के आरओ के पेपर में आया था, लेकिन मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन गलत था तो आयोग ने इसको हटा दिया था। मतलब इसमें ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, क्यों गलत है इसके लिए हम व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या में है कि फायान ने भारत भ्रमण का काल केवल 10 वर्ष 402 से 412, जबकि इसमें क्या लिखा हुआ 399 से 414, इसलिए ये गलत हो गया था। तक ये भारत में रहा था, जबकि उसकी चीन से कुल यात्रा 399 से 414 ईस्वी तक रही थी, जबकि इसमें भारत भ्रमण वर्ष लिखा हुआ है। ठीक है, उसकी कुल यात्रा ये इतनी रही थी, उसमें चीन में भी घूमा था। वेन्सान का भारत भ्रमण 629 से 645 ईस्वी तक रहा था। इत्सिंग का 671 से 695 तक रहा था। ठीक है, जबकि अल-मसूदी ने 915 से 916 ईस्वी तक भारत का 915 से 916 ईस्वी में भारत का भ्रमण किया था। इसमें क्या था 957, यानी कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं, तो कई सारे सुमेलित नहीं हो जाएंगे, इसलिए इसको हटाना पड़ा था। तो आप ये जो व्याख्या में सन दिया हुआ इसको आप जरूर याद कर लेंगे, क्योंकि हर साल इन सबके काल से संबंधित एक सवाल आ ही जाता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम 14वें नंबर सवाल पे आ गए हैं। ये हमारा सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है। राजवंश दिए हुए और सिक्कों को दिया गया, कौन से राजवंश ने कौन से सिक्के चलाए थे। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है, सातवाहन ने सोने के सिक्के चलाए थे, ये गलत है, क्योंकि सातवाहन ने कभी भी सोने के सिक्के नहीं चलाए थे। व्याख्या देखते हैं कि कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। तो ये भी पूछा सकता है सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कौन चलाया था, तो कुषाणों ने चलवाए थे। ठीक है, यद्यपि भारत में सर्वप्रथम हिंद एवं शासकों ने स्वर्ण सिक्के चलवाए थे, ये भी पूछा जा सकता है। देखिए, सोनों के सिक्के से संबंधित 3 सवाल पूछे जाते हैं कि सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में किसने चलवाया, तो वो चलवाया, सबसे पहले किसने चलवाया, वो चलवाया हिंद यूनानी शासकों ने। ठीक है, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए, वो चलवाया कुषाण शासकों ने, और सबसे अधिक मात्रा में किसने चलवाया, वो चलवाया गुप्त शासकों ने। ठीक है, अब व्याख्या देखते हैं कि स्वर्ण के अतिरिक्त कुषाणों ने ताम्र एवं रजत सिक्के भी चलवाए, गुप्तों ने स्वर्ण एवं रजत के तथा कलचुरी शासकों ने स्वर्ण, रजत एवं ताम्र के सिक्के चलवाए थे। रामचंद्र शर्मा के अनुसार सातवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के कभी नहीं चलवाए, उन्होंने चांदी, तांबा, शीशे तथा प्रोटीन के सिक्के चलवाए थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो व्याख्या को आप अच्छे से मतलब अपने दिमाग में बसा के ही आगे पढ़ा कीजिएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। तो हमने लगभग कालवंश जो राजवंश है, जो वंश वगैरह हुए, वो सब आज की वीडियो में कवर कर लिया है। अब प्राचीन भारत के संबंध में स्थापत्य, उसकी कला, संस्कृति, इन सब टाइप का जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, और बस 2-3 पन्ने बचे हुए हैं, वही और करने हैं। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेते। तो 3 वीडियो में हमारा कंप्लीट प्राचीन इतिहास हो जाएगा, और उसके बाद एक चौथा वीडियो में लाऊंगा। मैंने ऊपर जो आपको दिखाया था तथ्यात्मक नोट जो दिया गया वो पूरा कंप्लीट कवर करूंगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और 3 वीडियो में कवर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए जो भी 4-5 पन्ने बचे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, और अगर आपको यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को शेयर भी करिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।